हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अब तक के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एमसीक्यू जो ऑप्टिक्स के बन सकते थे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के ऊपर और थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, वहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यूज कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं वो बताया और कुछ आइडिया भी आपके मन में बना होगा कि कैसे हम लोग नोट्स को देख के खुद एमसीक्यू फ्रेम कर सकते हैं। आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स का तीसरा यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके जो पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे है एब्रेशन इन इमेजेस, जो थर्ड यूनिट था। एब्रेशन के बारे में हल्का फुल्का आइडिया आपको दे दिया जाए। किसी भी इमेज का पूरी तरीके से सही ना बन पाना, ये मैंने कहा था इमेज के एब्रेशन के बारे में, यानी डिफेक्ट इन द इमेज फॉर्मेशन, या किसी भी इमेज का ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो पूरी तरीके से सही ना हो, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए, फेल्योर हो जाए अपने और जिस तरीके से बनना चाहिए, उसी को हम लोगों ने नाम दिया क्या, एब्रेशन। दो तरीके के थे, एक तो मैंने कहा था क्रोमेटिक और एक कहा था आपका मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस। और यहाँ पे सिलेबस में मैंने जो चीज़ें बताई थी कि क्रोमेटिक एब्रेशन क्या हो सकता है, फिर उसी तरीके से मोनोक्रोमेटिक क्या था, उसके टाइप्स क्या क्या थे, सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। तो अब नोट्स तो मैं पूरा डिटेल यहाँ डिस्कस करने जा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो जो टॉपिक आपने पढ़ा था उससे कैसे आपके पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा आपका, वो मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा यस से एराइजियस। यस से मतलब स्फेरिकल एब्रेशन, एराइजियस बिकॉज ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन का मैंने कहा था कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट शेप में ना बन पाना, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट शेप में ना बन पाना, इसी को स्फेरिकल एब्रेशन कहा था। ये क्यों एराइज हो रहा था, यहाँ पे मैंने बताया था एराइजेस बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप, लार्ज अपर्चर, बोथ ए एंड बी एंड नम। तो ये दोनों आपके करेक्ट हैं। स्फेरिकल शेप भी था, उसके वजह से भी अलग अलग पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, और अलग अलग रिफ्रैक्शन भी आपके पार्ट का अलग अलग हो जाता था जब लाइट रे वहां से निकलती थी। लार्ज अपर्चर भी एक आपका रूट कास्ट था जो स्फेरिकल एब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो एब्रेशन का मतलब जनरली मैंने कहा था डिफेक्ट, और वो डिफेक्ट यहाँ पे क्यों आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, बोथ सी, बोथ, यानी कि स्फेरिकल भी होगा और कौन सा होगा, लार्ज अपर्चर भी होगा। स्फेरिकल एब्रेशन में मैंने बताया भी था कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट शेप में ना बन पाना, और यहीं से आपका एक और बन सकता है कि सर्कल ऑफ लिस्ट कंफ्यूजन क्या है, मैंने बताया था पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। वो सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं वो कहीं और मिलती हैं और जो करीब हैं, एक को मैंने पैराक्सियल कहा था और एक को मार्जिनल रे कहा था। और पैराक्सियल रेज कहीं और मिलती थी, मार्जिनल रेज कहीं और मिलती थी, और बाकी जो इंटरमीडिएट रेज हैं वो बीच में मिल जाती थी उनके पैराक्सियल और मार्जिनल के लिए। तो दो फोकल पॉइंट बना था, दो फोकल लेंथ था, और बाकी जो इनके बीच में आ रहे थे, इसलिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो शेप था वो पॉइंट में न बन के आपका डेविएट हो जा रहा था, मैंने बताया था। और फिर कैसे वो बनेगा वो सब कुछ हम लोग नोट्स में देख चुके हैं। एनीवे, तो ये भी पूछ सकता है मार्जिनल रेज क्या है, पैराक्सियल क्या है, पूछने को कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हर एक पॉइंट को हमें सावधानी के साथ पढ़ना होगा। वहां पे आपका सेकंड जो दिया गया था कि कंडीशन फॉर मिनिमम एस से, स्फेरिकल कंडीशन के लिए मिनिमम मैंने लिखवाया था, और मिनिमम कंडीशन जो ये था कि अगर हम स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन इस प्रकार लें कि उनके बीच का डिस्टेंस उनके फोकल लेंथ के डिफरेंस के इक्वल हो, यानी डी शुड बी इक्वल टू f1 माइनस f2, एंड यस द ऑप्शन इज द करेक्ट। ये मैंने बताया भी था कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर फोकल लेंथ्स, और ये हमारा यहाँ पे दे दिया गया था। तो जाहिर सी यह बात है कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। फिर इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि जो तीसरा बन सकता है, यस से कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, क्या किया जाए, तो सबसे एक हम लोग बेसिक यूज बार बार करते थे जो मैंने क्लास में बताया था, बाय यूजिंग स्टॉप्स। लेकिन मैंने बताया था कि स्टॉप्स का यूज करके जब हम इससे या किसी और जो डिफेक्ट है उनको मिनिमाइज करते हैं तो एक ड्रॉबैक ये होता है उसका कि इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाती है। तो वो तो आपका एक ऑप्शन है ही, लेकिन यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, रिड्यूसिंग लेंस अपर्चर, और वही स्टॉप्स का यूज करके करते थे। यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये भी बताया गया था कि कैसे डेविएशन आपका डिवाइड हो जाता है दोनों सरफेस में। यूजिंग एप्लांटिक लेंस, एप्लांटिक लेंस की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। एप्लांटिक लेंस की सबसे बड़ी खासियत दो जो आपके कॉन्जुगेट पॉइंट मिलते हैं उनसे, और ऑल द अबव, यानी कि यहाँ पे तीनों यूज करके हम लोग स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ये मैंने बताया भी था। इसी तरीके से पूछा जाएगा कि फॉर क्रॉस लेंस, क्रॉस लेंस मैंने बताया था
स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस करने का ये भी एक तरीका है कि दो लेंस और इस प्रकार बनाया जाए। क्रॉस लेंस बनाने का क्या तरीका था, वहां मैंने बताया था कि हमें पता है कि कोई लेंस है तो उसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर होते हैं R1 और R2, और R1 अपॉन R2 का जो लिया गया रेशियो लिया जाए R1 और R2 का, उसी को कहते हैं शेप फैक्टर। और इसकी अपनी कुछ वैल्यू होती थी, याद करो के की वैल्यू मैंने वहां लिखवाया था 2 म्यू स्क्वायर वगैरह कर करके 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू माइनस 4 डिवाइडेड बाई म्यू 2 म्यू प्लस 1। और जब सॉल्व कर रहे थे आप ग्लास के लिए 1.5 के लिए तो वैल्यू आ रही थी 1/6 माइनस 1/6। तो यहाँ सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। ये भी यूज करते थे, खासतौर पे दो जगहों पे यूज किया गया था। एक तो यहाँ स्फेरिकल एब्रेशन में, और एक आगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉमेटिक एब्रेशन, फिर एस्टिग्मेशन, कर्वेचर, डिस्टॉर्शन, वहाँ किसी एक केस में ये यूज किया गया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, फिर आपका क्या कह रहा है, अब यहाँ से ये प्रॉब्लम बन सकता है, हो सकता है कि जो के की वैल्यू थी वो भी आपसे पूछ लिया जाए 2 म्यू स्क्वायर माइनस करके। आप एक बार नोट से जरूर देखेंगे, वहां पे मैंने लिखवाया भी था। ओके, अब आपका आ जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ डिफरेंट कलर एंड ऑफ डिफरेंट साइज इज कार्ड। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में मैंने क्या कहा, क्रोमेटिक एब्रेशन किसी व्हाइट ऑब्जेक्ट का इमेज, किसी व्हाइट ऑब्जेक्ट का इमेज कलर बनना, ब्लर्ड बनना, अलग अलग साइज में बनना और अलग अलग पोजीशन पे बनना, अलग अलग साइज में भी बनना और अलग अलग पोजीशन पे बनना, इसी को कहा गया क्रोमेटिक एब्रेशन। अब एक बार ये पूछ दिया गया है कि सी और एच, चार ऑप्शन दे दिया गया है। पहला ये रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा इंटरफेरेंस और चौथा आपका दिया गया है डिफ्रैक्शन। तो जाहिर सी बात है ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, पूरा डिटेल लिखवाया था कि कैसे अलग अलग पार्ट के लिए लैम्डा चेंज होगा, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, फोकल लेंथ कैसे चेंज हो गया, और फिर अलग अलग कलर के लिए मैग्निफिकेशन कैसे चेंज हो गया। और वहां पे हम लोगों ने दिखाया भी था कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम, और इस वजह से रेड कलर का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा, वॉयलेट का सबसे कम। तो रेड कहाँ मिलेगा, कहीं और चूंकि व्हाइट आपका ऑब्जेक्ट है तो उसमें सारे कलर्स हैं और सारा का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा और इंटरमीडिएट रेंज बीच में मिलेंगे। तो हम लोगों ने देखा वहां पे कि जो इमेज बन रहा था वो अलग तरीके से बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से, एक ऑब्जेक्ट आपने व्हाइट रखा लेकिन इमेज अलग अलग बनना चला गया, अलग अलग साइज में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी को क्रोमेटिक एब्रेशन कहा गया। अब दो तरीके से वो डिफाइन था, एक लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन और एक क्या था, लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइज, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ डिफरेंट कलर एंड ऑफ डिफरेंट साइज फॉर अ व्हाइट ऑब्जेक्ट, अलग अलग साइज का होना और अलग अलग कलर का बनना, ये कहलाता था आपका क्या, लॉन्गिट्यूडनल सी। याद आ रहा है ये? अरे क्लियर है कि नहीं? ये सारी चीजें मैंने बताया था, और इसको देख सकते थे कि इमेज ऑफ व्हाइट से, हालांकि सीए ही बोल सकते हैं इसे, तो ये आपका दे दिया गया था। लेकिन अगर डिफरेंट साइज आपका दिया गया हो, डिफरेंस इन साइज, जैसे कि यही पूछ लिया गया हो, नेक्स्ट यहां पे पूछा गया है द डिफरेंस इन साइज ऑफ इमेजेस फॉर रेड एंड वॉयलेट। मैंने देखा कि रेड की साइज कुछ और है, वॉयलेट की साइज कुछ और है, उनके डिफरेंस में जो आपका साइज में जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल सी। याद करिए वहां पे मैंने बताया था, एक तो जो साइज का आपका डिफरेंस आ रहा था वो, और एक एक्सियल ये जो डिस्टेंस था वो, एक को मैंने डिफाइन किया था लैटरल और एक को कहा था लॉन्गिट्यूडनल, तो वो एक बार जरूर देखेंगे। अब यहां से ये चीजें आपकी पूछी जा सकती थी। फिर अब आगे आपका दिया जा रहा है कि एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड वॉयलेट इमेजेस इज द मेजरमेंट ऑफ व्हाट। तो ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, इसे जनरली हम लोग सीए लिखें, ओनली सीए, क्रोमेटिक एब्रेशन, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ क्रोमेटिक एब्रेशन होगा। यहाँ पे देखें डिफरेंस इन साइज ऑफ इमेजेस फॉर रेड एंड वॉयलेट कलर्स, वो मैंने बता दिया कि क्या है आपका, जो डिफरेंस आपका क्रिएट होगा, और एक्सियल डिस्टेंस जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो यहाँ पे आपका लैटरल होगा। और अगर आपसे पूछे कि एक्सियल डिस्टेंस, रेड का पोजीशन, वायलेट का पोजीशन और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस है, वो मेजर करता है आपका क्या, लॉन्गिट्यूडनल सीए। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लैटरल सीए। ये क्या होगा, क्रोमेटिक एब्रेशन, किसी व्हाइट ऑब्जेक्ट का इमेज अलग अलग कलर का बनना और अलग अलग साइज में बनना और अलग अलग पोजीशन पे बनना, ये चीजें आपको जाननी होंगी। अब तो ये हमारा हो गया एब्रेशन इमेजेस के क्रोमेटिक एब्रेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब आगे हम लोगों का जो बढ़ता था ये था कि क्रोमेटिक एब्रेशन को कैसे खत्म किया जाए, सीए को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो इसके लिए
एक शब्द यूज किया गया था वहां पे, अगर आपको याद हो तो, एक्रोमेटिज्म या एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? व्हेन टू और मोर लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट दे आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन CA, देन सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, और इसी को एक्रोमेटिज्म कहा गया था। तो इस पे किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल CA फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इज गिवन बाय। लॉन्गिट्यूडिनल CA का मेजरमेंट दो तरीके से मैंने बताया था, एक तो लैटरल CA नहीं निकलवाया गया था, लॉन्गिट्यूडिनल CA निकलवाया गया था। तो अगर मान लीजिए आपका लेंस दिया गया हो और मैंने कहा था कि अलग अलग कलर का जो इमेज बनेगा वो अलग अलग पोजीशन पे बनेगा और अलग अलग साइज में बनेगा, तो सिंपली जो एक्सप्रेशन करवाया गया था वो था FR माइनस FB इक्वल टू ओमेगा एफ। ओमेगा, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, डिस्पर्सिव पावर कहा गया था अगर आपको याद हो। और ओमेगा को मैंने कैसे निकाला था, याद करें, डेल बी माइनस डेल आर माइनस डेल माइनस 1, ये मेरा दिया गया था ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर। म्यू सॉरी यहाँ म्यू माइनस 1 था, म्यू माइनस 1, और ये म्यू आपका दिया गया था वायलेट कलर के लिए और एक किसके लिए दिया गया था, रेड कलर के लिए। तो म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, डिस्पर्सिव पावर। इस पे न्यूमेरिकल आपके पूछे जा सकते हैं, हालांकि है तो ये 11th का टॉपिक जो ऑप्टिक्स में आप पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप इस पे न्यूमेरिकल जरूर देखेंगे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपके यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। एनीवे, तो ये आपका दिया गया था FR माइनस FP इक्वल टू ओमेगा एफ। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, इन्फिनिटी पे। लेकिन यही से पूछ जाए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया हो, तो याद करिए फाइनाइट डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने जो निकाला था वो कुछ इस तरीके से निकाला था, VR माइनस VB, यानी रेड कलर के लिए इमेज डिस्टेंस और वायलेट कलर के लिए इमेज डिस्टेंस, दैट मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा मीन इमेज डिस्टेंस अपॉन एफ, ये दिया गया था। तो ये दोनों याद रखेंगे, यानी कि CA, longitudinal CA for a object which is placed at infinity, that is nothing but FR minus FB equal to omega F, और अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ये एक्सप्रेशन होगा। यहां से दोनों MCQs आपके फ्रेम हो सकते थे। अब आगे आता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन पे, जो आपके प्रॉब्लम्स MCQ फ्रेम हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे दिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more lenses आर फ्री फ्रॉम CA, देन अगर 2 या 2 से अधिक लेंस का कॉम्बिनेशन क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा ये हमें यहां जानना है। तो यहां पे कह रहा है देन क्रोमेटिक फ्री फ्रॉम CA, देन क्या कहलाएगा ये, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, नॉन क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, आइडियल कॉम्बिनेशन एंड नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 या 2 से अधिक लेंस का कॉम्बिनेशन क्रोमेटिक या CA से फ्री हो तो उसे हम लोगों ने नाम दिया था क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी डिफिनेशन से एक MCQ फ्रेम हो सकता है। अब यहीं से पूछ सकता है आपका आगे, कंडीशन फॉर क्रोमेटिज्म व्हेन लेंसेस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। मान लीजिए 2 लेंस है, दोनों लेंस आपका कांटेक्ट में रखा गया हो, एक ये है और एक ये है, यानी इनके बीच का सेपरेशन 0 है, एक का फोकल लेंथ F1, एक का फोकल लेंथ F2, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2। तो कह रहा है इनके लिए क्रोमेटिक कंडीशन क्या, ओके, तो 2 लेंस, फोकल लेंथ इनका F1 F2, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, और अगर कांटेक्ट में रखे गए हो तो इनके लिए क्रोमेटिज्म का कंडीशन क्या था। ऑप्शन ए है ओमेगा 1 अपान F1 प्लस ओमेगा 2 अपान F2 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है ओमेगा 1 अपान F1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 अपान F2। ऑप्शन सी है ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन डी है ओमेगा 1 P1 प्लस ओमेगा 2 P2। P1 एंड P2 पावर्स हैं, दोनों लेंस के रिस्पेक्टिव पावर जो आपके हो सकते हैं डायोप्टर में। एंड ऑप्शन ई भी दिया गया है ऑल। तो ये चारों एक ही हैं, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखो या फिर ये, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आप करेंगे। डिस्पर्सिव पावर दिया गया, फोकल लेंथ दिया गया है, अगर वो डायोप्टर में दिया गया है तो सीधे सीधे ये फार्मूला, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इस तरीके में। आगे आपका क्या है, इफ लेंस आर मेड विद सेम मटेरियल एंड प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, देन अगर सेम मटेरियल का बनाओ और कॉन्टैक्ट में रखा गया हो तो उस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा फार्मूला है ओमेगा 1 अपान F1 प्लस ओमेगा 2 अपान F2 इक्वल टू 0, चूंकि मटेरियल सेम है तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी सेम हो जाएगा।
और ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम होगा तो 1/f1 प्लस 1/f2 जीरो आ जाएगा, और 1/f1 प्लस 1/f2 यही इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, यानी 1/f जीरो आ जाएगा। और इसका मतलब अब ये कॉम्बिनेशन अगर सेम मटेरियल का बना है तो प्लेन ग्लास प्लेट के तरीके से काम करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम, बिहेव्स एज ए प्लेन ग्लास प्लेट, एज कन्वर्जिंग सिस्टम, एज डाइवर्जिंग सिस्टम, ऑल। तो जाहिर सी बात है ऑल तो होगा नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब दोनों का मटेरियल सेम होगा तो ये आपका एक प्लेन ग्लास प्लेट के तरीके से बिहेव करेगा। एंड दैट्स व्हाई मटेरियल सेम हो तो उन्हें कांटेक्ट में रख के एक्रोमेटाइज नहीं किया जा सकता था, तब उनके बीच का एक सेपरेशन लेना था, और वो डी कितना आता था ये भी रखते थे। तो ये तो वो केस मैंने नोट्स में पढ़ाया था जब दोनों कांटेक्ट में हो, और कांटेक्ट में हो तो उसकी कुछ कंडीशन थी, मटेरियल सेम नहीं होना चाहिए था, कंडीशन यही थी, क्योंकि मटेरियल सेम होगा तो वो फिर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ना बन के एक प्लेन ग्लास प्लेट पे होगा। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इस पे एक और न्यूमेरिकल एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है क्या, फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन व्हेन लेंसेस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, यानी दो लेंस जब कॉन्टैक्ट में रखे गए हों तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? यहां कह रहा है वन लेंस शुड बी क्राउन ग्लास एंड अदर शुड बी प्लेन ग्लास। ऑप्शन बी कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कॉनकेव से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ऑप्शन डी कह रहा है कि पावर कॉन्वेक्स का ज्यादा होना चाहिए कॉनकेव की अपेक्षा, यानी पी कॉन्वेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन पी कॉनकेव। एंड ऑप्शन डी कह रहा है आर। तो एक्चुअल में ये चारों कंडीशन सही है। पहला तो ये कि अगर कांटेक्ट में रख के एक्रोमेटाइज करना चाहते हैं तो वो मटेरियल सेम नहीं होना चाहिए, एक क्राउन ग्लास का बना चाहिए और एक फ्लिंट ग्लास का, और उसमें भी एक कॉन्वेक्स का होना चाहिए और कॉनकेव का होना चाहिए दूसरा, मैंने पूरा स्टार बनवा के लिखवाया था। और उसमें भी एक कंडीशन है कि जो कॉन्वेक्स होगा उसका फोकल लेंथ कुछ और होगा और कॉनकेव का कुछ और होगा, यानी पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मस्ट बी ग्रेटर देन पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये आपके पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इस पे अब बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपके आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल भी हम लोग एक एक करके देख सकते हैं कि क्या कुछ बन सकता है। जैसे कि इसमें आपके न्यूमेरिकल में ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू दी जाएगी, उनके बीच का सेपरेशन। जैसे एक न्यूमेरिकल बन सकता है एसए वाले पे कि दो लेंस दे दिया गया हो, उसका फोकल लेंथ गिवन हो, और कह दिया जाए कि स्फेरिकल एब्रेशन के लिए डिस्टेंस कितना रखें, तो सीधे सीधे d इक्वल टू f1 माइनस f2। हालांकि ईजी है लेकिन फिर भी आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम बनेंगे। अब इसको हम लोग एक और वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि वो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। तो आइए उसको भी देखते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल पे जो आपके बेस एमसीक्यू हो सकते हैं एब्रेशन इन इमेजेस के, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है कि टू लेंस having focal length f1 and f2 with dispersive power omega 1 and omega 2, then which is true for achromatic combination। एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा मैंने घुमा के दिया हुआ है कि आपका कहा गया है कि दो लेंस है, दोनों के फोकल लेंथ f1 और f2 गिवन है, और इसके अलावा ये भी गिवन है कि उनका डिस्पर्सिव पावर कितना है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना हो तो कौन सा रिलेशन सही है। पहला ओमेगा 1 ओमेगा नॉट, ओमेगा 2 2 ओमेगा नॉट, f2 इक्वल टू 2 f1। दूसरा ओमेगा 1 ओमेगा नॉट, ओमेगा 2 2 ओमेगा नॉट, f2 इक्वल टू -2 f1। मैंने अभी जस्ट का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है। तो दिमाग क्या लगाना है आपको, कह रहा है कि दो लेंस है और दोनों लेंस आपके एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जबकि फोकल लेंथ f1 f2 है, दोनों का मटेरियल अलग अलग है और कांटेक्ट में रखे गए हैं। तो इस केस में हमको बस एक टिक अप्लाई करना है, और वो क्या है, वो टिक ये है कि हमारे पास पता है कि ओमेगा 1 अपान f1 प्लस ओमेगा 2 अपान f2 कितना था, 0। तो बारी बारी से ये ऑप्शन ए बी सी डी से वैल्यूज रखेंगे, जिसके लिए ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। जिस किसी रिलेशन के लिए ये वैल्यू 0 के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि वो ऑप्शन सही है। तो पहले ओमेगा 1 ओमेगा 2 और f1 वैल्यू रख के देखेंगे, और ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा ऑप्शन भी करेक्ट आएगा। ये आप खुद घर पे करके देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल होगा एमसीक्यू होगा, टू थिन लेंसेस ऑफ क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास फॉर्म्स ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ इज। दो लेंस है, एक क्राउन ग्लास है, एक फ्लिंट ग्लास है, वो आपके क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो उनके जो आपके फोकल लेंथ है उनका रेशियो कितना होगा। जबकि
क्राउन ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर है 0.016, प्रिंट ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर है 0.027, यानी एक ओमेगा 1 हो जाएगा और एक ओमेगा 2 हो जाएगा। अब आप आसानी से इसको करके अप्लाई कर सकते हैं और यहीं से आप देखेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 रखेंगे F1 F2, सीधा सीधा हमारे पास क्या होगा ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 इक्वल टू 0। तो F1 F2 का रेशियो निकालेंगे और मैं आंसर बता रहा हूं, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा C 0.6, नियरली आपका 0.6 आएगा। इसके बाद कह रहा है कि क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आप सेम लेंस यानी मटेरियल सेम है, इट्स पॉसिबल व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। क्या होगा, ये सीधे सीधे डेरिवेशन मैंने करवाया था। अगर इनके बीच का डिस्टेंस इतना हो d इक्वल टू ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो सेम मटेरियल को हम लोग एक्रोमेटाइज कर सकते हैं अगर उनके बीच का डिस्टेंस इतना हो, और अगर मटेरियल सेम हो तो यही डिस्टेंस रिड्यूस हो जा रहा था। तो एक प्रॉब्लम F1 प्लस F2 बाई कितना 2, तो ये भी आपका एक MCQ बन सकता है। मुझे याद है कि उस नोट्स में सबसे लास्ट पॉइंट जब मैं लिखवा रहा था वहां पे ये सारे पॉइंट्स मैंने स्टार बनवा के लिखवाए थे। अब आगे देखते हैं एक आध दो न्यूमेरिकल और फिर और पॉसिबल जो MCQs हो सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, आगे एक आपका है कि फॉर टू लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एंड हैविंग फोकल लेंथ F1 F2, दो लेंस हैं, दोनों का फोकल लेंथ पता है, एक का फोकल लेंथ F1 है, एक का फोकल लेंथ F2 है, इनके बीच का सेपरेशन d है। तो कह रहा है कि बोथ आर फ्री फ्रॉम CA एंड SA, दोनों लेंस क्रोमेटिक एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशन दोनों से फ्री हैं। तो कह रहा है कि देन रेशियो ऑफ F1 अपॉन F2, F1 और F2 का रेशियो कितना होगा। ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:5 एंड ऑप्शन डी 5:2। एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल ये भी है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो कह रहा है कि जो कि हमें पता है एसए मिनिमम एसए का कंडीशन F1 माइनस F2, होप सो कि सब लोग नोट्स अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और अगर हम देखें तो सीए के लिए कंडीशन था F1 प्लस F2/2, अभी मैंने जस्ट यहां लिखा था कि सेपरेशन अगर आपका दिया गया हो तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे और F1 और F2 का रेशियो निकालेंगे। दैट शुड बी करेक्ट ऑप्शन 3:1। ऐसे केस में जो हमारा आएगा वो क्या होगा 3:1 होगा। इसी तरीके से एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तब जब दो लेंस एक फाइनाइट डिस्टेंस में सेपरेटेड हो, तो कौन कॉन्वेक्स होगा कौन कॉनकेव होगा क्या क्या होगा वो पॉइंट्स आप बना के खुद जब नोट्स पढ़ेंगे तो खुद ब खुद MCQ फ्रेम करेंगे। अब और जो पॉसिबल MCQ है मैं ओरली आप डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग इसे घर पे कर। ओके, अब यहां पूछा गया है कि एन क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज प्रोड्यूसेस ऑप्शन ए इमेज इन ब्लैक एंड व्हाइट, ऑप्शन बी इमेज अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ, ऑप्शन सी कलर्ड इमेजेस एंड ऑप्शन डी हाईली इनलार्ज्ड इमेजेस। यानी कि क्रोमेटिक एब्रेशन में जो लेंस के द्वारा इमेज प्रोड्यूस होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला आपका लिखा गया है कि ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा लिखा गया कि इमेज अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ, दैट्स अ ट्रू ऑप्शन, क्योंकि हम लोग जब सीए यानी कि क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव करते हैं तो हमारा यही टारगेट होता है कि अलग अलग पॉइंट पे कलर्ड इमेज ना बन के अलग अलग साइज का भी ना बने और एक पॉइंट पे बने। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन है वेवलेंथ के साथ वो हम लोग टोटली रिमूव करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में जो डेल एफ कैपिटल एफ है उसे जीरो करते थे, डेरिवेशन में आपको अगर याद आ रहा हो। फिर लिखा है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ टू कोएक्सियली सेपरेटेड लेंस ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2 and having equal dispersive power to be achromatic, then their separation should be। तो मैंने बताया था कि अगर दो लेंस हो F1 F2 सेपरेशन D हो, अलग अलग मटेरियल के बने हो, तो उस केस में या सेम मटेरियल के बने हो लेकिन सेपरेटेड हो तो उस केस में D लिखते हैं F1 माइनस F2/2। अभी जस्ट मैंने यहां बताया D इक्वल टू F1 प्लस F2/2, सॉरी। फिर एक बार न्यूमेरिकल पूछ दिया गया है कि डिस्पर्सिव पावर एंड क्रोमेटिक डबलेट का कंपोनेंट्स आर इतना एंड इतना, यानी वैल्यूज दे दी गई है 0.021 एंड 0.042। दो लेंस है, दोनों का डिस्पर्सिव पावर दिया गया है और फोकल लेंथ उनका दिया गया +75 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि दूसरे का मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पता है, दूसरे का आप निकालना है। सीधे सीधे ω1 अपान F1 प्लस ω2 अपान F2 इक्वल टू 0। ω1 गिवन है, ω2 गिवन है, F1 गिवन है, F2 कैलकुलेट करना है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। एक पूछा गया है कि एन क्रोमेटिक लेंस इज फॉर्म्ड
फ्रॉम टू थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, शब्द पे ध्यान देंगे, कॉन्टैक्ट में रखा गया है तो कौन सा फार्मूला, वही ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0। हैविंग पावर 12 डायोप्टर एंड -8 डायोप्टर, पावर के फॉर्म में ओमेगा 1p1 प्लस ओमेगा 2p2 इक्वल टू 0। तो कह रहा फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन शुड बी, सॉल्व कर लेंगे, सीधे सीधे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर इसके अलावा और भी आपके छोटे मोटे पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। बाकी तो सब वही है, रिपीटेड ही है जो भी आपका दिया गया हो। हाँ ये देखिए, ये यूजफुल, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए यूजफुल ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 कैन बी मेड इफ, ऑप्शन ए, f1 and f2 have same sign and the lenses are made of the same glass. Option B, f1 and f2 have same sign and the lenses are made of the different glass. Option C, f1 and f2 have opposite sign and the lenses are made of the same glass. And option D, f1 and f2 have opposite sign and the lenses are made of different glass. प्रॉब्लम एक बार और देखते हैं एमसीक्यू क्या है। ये यूजफुल क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 कैन बी मेड अप, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्या कि ये तभी बनाया जा सकता है जब f1 और f2 अपोजिट साइन के हो, एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव हो, और साथ ही साथ डिफरेंट ग्लास के बने हो, एक क्राउन ग्लास का बना हो और एक कैस का बना हो, फ्लिंट ग्लास का। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। बाकी तो हमें नहीं लग रहा है कि कुछ दिया जाए। जैसे एक बढ़िया न्यूमेरिकल दे दिया गया था, कहा गया कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला जो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसका पावर कितना होगा। जैसे लिखे थे ना 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस टी f1 f2। पावर कह रहा था कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल पावर क्या है। तो पावर के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे P1 P2 माइनस डी P1 P2। एक ऑप्शन के तौर पे ये भी दे दिया जाएगा। अगर पावर के टर्म में पूछे इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, तो आप लोग सीधे सीधे इसको कर सकते थे। इसके अलावा और जो आपका पूछा गया है कि दो लेंस हैं जिनके पावर गिवन है -1.5 डायोप्टर एंड प्लस 2.5 डायोप्टर। कह रहा है कि ये दोनों कांटेक्ट में रखे गए हैं, तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का कितना होगा। कांटेक्ट में रखे गए हैं तो सीधे सीधे डी 0 हो जाएगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 या P1 प्लस P2 दोनों को ऐड कर लीजिए सीधे सीधे। डायोप्टर में ऐड करना है, साइन का ध्यान रखना है। और 100 वाला तो आप जानते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी आई डोंट थिंक इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल अब ऐसा बचा हुआ है। तो दिस इज द मच मोर सफिशिएंट फॉर यू। मतलब अगर आपने इतना सारा अच्छे से तैयार कर लिया, अब यहाँ पे जो बेसिक बचता है डिस्टॉर्शन, कॉमा, एस्टिग्मेशन, कर्वेचर, एक बार उसे पढ़ लेंगे। डिस्टॉर्शन क्या है, फिर उसी तरीके से कॉमा क्या है, और आयल इमर्जन लेंस भी मैंने बताया था, एप्लांटिक लेंस बताया था क्यों यूज करते हैं। जैसे एप्लांटिक लेंस के बारे में है कि वो स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री होता है। हर केस का जब मैंने सॉल्यूशन बताया था कि कैसे इस डिफेक्ट को रिमूव करते हैं, तो एप्लांटिक पॉइंट और स्टॉप्स, ये दो ऐसे आपके मेथड थे जो हर बार यूज किए जा रहे थे। कॉमेटिक एब्रेशन भी एप्लांटिक लेंस से यूज रिमूव किया जा सकता है, तो एक बार उससे जरूर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिस्टॉर्शन वगैरह का भी है। आयल इमर्जन लेंस का यूज क्या है, माइक्रोस्कोप में है कि टेलीस्कोप में है, सब मैंने लिखवाया था। वहां से जब एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के एमसीक्यू फ्रेम किए